हेलो नमस्कार। मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा वीडियो ये राज्य व्यवस्था को लेकर के है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों की तुलना जो है वो मानव अधिकारों से की है। और चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में ये आता है कि मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और एक बात और देखने लायक है कि अमेरिका में जो मौलिक अधिकार हैं वो निर्बाध हैं, माने उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किंतु भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों पे जो है वो अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन ये सही है, क्योंकि बिना प्रतिबंध के मौलिक अधिकार जो हैं वो उचित नहीं होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो ये देखते हैं कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो हमारे संविधान में जो है वो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। लेकिन पहले जो है वो संविधान में 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं, चलिए हम चलते हैं। तो पहला मूल अधिकार है आपका समता का मूल अधिकार। ये आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 14, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 14 में है, ये याद रखिएगा आपका। और ये मूल अधिकार जो है वो केवल नागरिकों को नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। और इसमें 2 शब्द हैं आपके, एक तो विधि का शासन, जो हमने आपके जो है इंग्लैंड से लिया गया है, ये डाइसी का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और दूसरा आपका शब्दावली जो है वो विधियों का समान संरक्षण। तो ये आपकी शब्दावली जो है कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। अगला अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में जो है वो भेदभाव का निषेध किया गया है। और भेदभाव के आधार क्या हो सकते हैं, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 15 बोलता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपका, जो लोक नियोजन में मन अर्थात सरकारी नौकरियों में विषय के में अवसर की समानता प्रदान करता है। और अगला अनुच्छेद चलते हैं हम। अनुच्छेद 17 है आपका, ये एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद पूछा गया है आपके एग्जाम में कि किस अनुच्छेद में जो है अस्पष्टता या छुआछूत का जो है वो अंत किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में किया गया है और इसको जो है वो एक अपराध माना गया छुआछूत को। चलिए चलते हम अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें जो है वो उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध करता है, ना तो राज्य उपाधियां प्रदान करेगा और ना ही कोई व्यक्ति इन्हें धारण करेगा। और कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो है वो इस तरह की उपाधि ले सकेगा, यदि वह भारत में किसी विश्वास वाले पद पर है। और यहाँ पे एक उल्लेख हम और कर दें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का कोई नागरिक जो है वो उपाधि धारण नहीं करेगा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति की अनुमति से भी, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अपवाद हैं आपके सैन्य और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़ करके, है ना। याद रखिएगा, सैन्य एवं शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़ करके। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। तो संविधान आपका ये आपका अगला मूल अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पहला आपका समानता का मूल अधिकार था, दूसरा आपका है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो ये आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 में जो भारत के नागरिक हैं केवल, है ना, व्यक्तियों को नहीं बल्कि केवल नागरिकों को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई हैं। वो स्वतंत्रताएँ कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ का उल्लेख और कर दें कि पहले अनुच्छेद 19 में
जो है वो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हुआ करती थीं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अब ये स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है? तो पहली स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1) का में है, वो है आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है ये। और यहाँ पे हम ये एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि प्रेस या मीडिया, जो प्रेस मीडिया है उसकी स्वतंत्रता जो है वो इसी अनुच्छेद 19(1) का में ही दी गई है, बल्कि अलग से नहीं दी गई है। जबकि अमेरिका के संविधान में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो अलग से वहाँ पे भी नहीं दी गई है। और दूसरी स्वतंत्रता देखते हैं, निशस्त्र शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। तीसरा है आपका समुदाय या संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, माने घूमने की स्वतंत्रता है। और पांचवा आपका है कि भारत के किसी भाग में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता। और छठवां देखते हैं हम, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में दी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्रताएं जो है वो सीमाओं के अधीन है, लेकिन ये युक्तियुक्त आधार पर जो है इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे आपका अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के संदर्भ में दो सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। क्या है? अपराधों के संदर्भ में दो सिद्धि से संरक्षण। तो इस अनुच्छेद का भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी जो है इस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया सकता है। तो दो अनुच्छेद हैं आपके, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जिनको आपातकाल के दौरान भी जो है वो निलंबित नहीं किया सकता। चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें तीन प्रकार की बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही गई है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने ऐसा कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि माने लागू विधि का उल्लंघन ना किया हो। इसका मतलब ये है कि वर्तमान विधि जब अपराध किया गया है उस समय जो वर्तमान विधि है उसी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा, ना कि अन्य कोई विधि जो बाद में बनाई गई है उसके प्रति वो है जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम दूसरी स्वतंत्रता, ये भी महत्वपूर्ण है आपकी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। माने कि अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसको केवल उस अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक बार से अधिक उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी व्यक्ति अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को, माने कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए अभियुक्त है, उस पर कोई आरोप लगाया गया है, तो उसे जो है वो स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। माने अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को जो है वो बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देखिए। अभी तो संक्षेप में बता रहा हूँ। वो है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ करके वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया सकता है, अन्यथा नहीं। और मेनका गांधी इस पर बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये आपका नया अनुच्छेद है 21 का, है ना। ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है आपका। ये कई एग्जामों में पूछा गया है आपका कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21 का में है, लेकिन ये शिक्षा का अधिकार जो है वो केवल किनको दिया गया है, तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को ही जो है ये अधिकार दिया गया है। और ये अनुच्छेद 21 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये आपका अनुच्छेद जो है वो 86वां, इसको याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वो 2002 में जोड़ा गया है। और चलिए हम आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 22। तो ये जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है।
और वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं हम कि किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा, है ना। और दूसरी स्वतंत्रता दी गई है कि वकील से अपना वो जो है वो वकील से परामर्श कर सकता है और बचाव के अधिकार से भी उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। और तीसरा जो बात कही गई है वो कही गई है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक जो है वो गिरफ्तार या बंदी नहीं बनाया जा सकेगा। तो अच्छी बात है। चलिए हम चलते हैं आगे। इससे कुछ अपवाद भी हैं, जो निवारक निरोध विधि है उसको हम देख सकते हैं अलग से। और अगला आपका जो मूल अधिकार है, तीसरा मूल अधिकार, तो पहला कौन सा था आपका समानता का, दूसरा आपका है स्वतंत्रता का, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अनुच्छेद आपके दो अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो ये अनुच्छेद एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 23 में जो कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार माने मानव के व्यापार पे रोक लगाई गई है और किसी व्यक्ति को जो है वो बलात् श्रम माने कि जबरदस्ती श्रम करने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 ये पूछा गया है। तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, याद रखिएगा कितने वर्ष के, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखाने या खान या अन्य खतरनाक इस तरह के कार्य हैं उनमें जो है वो उनको नियोजित नहीं किया जाएगा। चलिए अगला मूल अधिकार देखते हैं हम। अगला मूल अधिकार हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 25 से लेकर के आपके 28 तक में है ना। 25 से लेकर के 28 तक में, इसमें गलत लिखा हुआ है तो सुधार लीजिए। 25 से लेकर के 28 तक में है। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है उसको देखें। अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता को बंद करता है ये अनुच्छेद ये। और सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की ही नहीं बल्कि उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता भी जो है वो प्रदान करता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 26, ठीक है। तो इसमें जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और यह अनुच्छेद जो है वो सभी धार्मिक संप्रदायों को और उनकी शाखाओं को यह मूल अधिकार देता है कि वे धार्मिक और मूर्त माने कि ऐसे प्रयोजन जो दिखते हैं, वस्तुएं होती हैं दो प्रकार की, मूर्त और अमूर्त, माने मूर्त जो दिखते हैं। तो धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, उन्हें संपत्ति का स्वामित्व और अधिकार का भी जो है वो अधिकार होगा। और किंतु संपत्ति प्रशासन विधि के अनुसार होगा, किंतु संपत्ति का प्रशासन जो है वो विधि के अनुसार होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अगला अनुच्छेद देखते हैं 27। तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, माने किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कोई कर देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 28 इसी स्वतंत्रता का भाग है, वो मूल अधिकार का भाग है। तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता, तो यह अनुच्छेद राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा देने का जो है वो प्रसिद्ध करता है। राज्य से मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं के मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की जो है वो स्वतंत्रता होगी। चलिए अगला चलते हैं हम। अगला मूल अधिकार है आपका बहुत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, 5वां मूल अधिकार। अभी तक हम 4 बता चुके हैं आपको, कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको वीडियो को सही थी आपको याद हो जाए ये। तो 5वां मूल अधिकार है आपका संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में बताया गया है, 2 अनुच्छेदों में है ये। तो चलिए हम चलते हैं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। तो भारत में कहीं भी निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार ये देता है अनुच्छेद 29, ठीक है। चलिए हम अगला चलते हैं। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि माने राज्य से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
ये अनुच्छेद पूछे गए एग्जाम में। तो इसमें देखते हैं क्या बात कही गई है। तो पहली बात तो ये कही गई है कि धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का ही अधिकार होगा, बल्कि उसका प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। और दूसरी बात जो कही गई है कि शिक्षा संस्थाओं को यदि राज्य कोई सहायता दे रहा है, कोई अनुदान दे रहा है, तो वो कोई विभेद नहीं करेगा कि बस शिक्षा संस्था जो है वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। माने कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से जो है वो राज्य द्वारा अनुदान या सहायता जो दी जा रही है वो दी जाएगी। केवल इसलिए भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह संस्था किसी अल्पसंख्यक की है ना। चलिए अगला चलते हैं। अगला आपका ये संपत्ति का अधिकार, अब ये मूल अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकार नहीं है। इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 31 में था, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। और इसी संशोधन द्वारा जो है वो संविधान के भाग 12 में के अध्याय 4 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। वो अनुच्छेद आपका 300 का है। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा, माने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका ये भी आता है कि संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में क्या है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में जो है वो क्या है, एक विधिक या कानूनी अधिकार है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला मूल अधिकार आपका जो 6वां मूल अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में है। और हमारा संविधान न केवल मूल अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि अनुच्छेद 32 के अधीन यह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो है वो उच्चतम न्यायालय में जाने का हमको महत्वपूर्ण अधिकार देता है। तो हम अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं। तो 32 में जो है वो उच्चतम न्यायालय को जो है वो कितने प्रकार की, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो 5 प्रकार की जो है वो रिटें, या जिनको हम हिंदी में लेख बोलते हैं, जारी करने का अधिकार है। तो इसी प्रकार का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 226 में जो है वो राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं उनको भी प्राप्त है। और यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन आया है आपका, IAS में क्वेश्चन आया है ये, कि संसद अगर चाहे तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को भी जो है वो रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ही है, कई एग्जामों में आ चुका ही है, कि भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा। तो अनुच्छेद 32 का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे ही भीमराव अम्बेडकर ने जो है वो संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। और चलते हैं। तो उच्चतम न्यायालय की तुलना में एक ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कि उच्चतम न्यायालय की तुलना में जो है वो उच्च न्यायालयों को जो है वो रिट जारी करने के मामले में अधिक शक्ति प्राप्त है। तो ऐसा क्यों है, तो उच्च न्यायालय जो है वो अपनी अधिकारता वाले राज्य क्षेत्र में मौलिक अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन कराने के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन, याद रखिएगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी जो लेख जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। वो केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आइए थोड़ा सा हम रिट के बारे में जान लें। जैसे हमने बताया था कि रिटें जो है कितने प्रकार की होती हैं, तो रिटें 5 प्रकार की होती हैं। पहली रिट आपकी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे आपका इंग्लिश में जो है वो हैबियस कार्पस कहते हैं। और इस रिट में जो है वो कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से जो है वो बंदी बना लिया जाता है, तो न्यायालय जो है वो उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। चलिए अगला देखते हैं। अगली रिट है आपकी परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो ये रिट जो है वो किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, जो अपना जो लोक कर्तव्य है उसका पालन अगर नहीं कर रहा है तो उसको अपने लोक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। तीसरी रिट आपकी जो है प्रसिद्ध रिट है, ये थोड़ा सा न्यायिक प्रवृत्ति की रिट है। तो ये रिट जो है वो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। और इस रिट में जो है वो यदि आपके अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं
या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उससे जो है वो उनको रोका जाता है। अगली रिट देखिए, उत्प्रेषण रिट। तो ये भी आपकी जो है प्रत्येक रिट के साथ ही साथ अक्सर जारी की जाती है ये। और यह रिट भी जो है वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, जिसमें उनको निर्देश दिया जाता है कि वो जो है वो अपना मामला जो है वो वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें, या कुछ सिद्धांत बताए जाते हैं कि उसके अनुसार जो है वो अपनी कार्रवाई का संचालन करें। अगली रिट देखते हैं हम। अगली रिट है आपकी अधिकार परीक्षा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिट है। तो ये रिट जो है वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो बिना किसी अधिकार के लोक पद को जो है वो धारण किए हो, और इस रिट के माध्यम से उससे ये पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद को धारण किए हुए हैं। यदि पद को धारण करने का कोई कानूनी आधार नहीं होता है तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है, उसको पद छोड़ने के लिए जो है वो बाध्य किया जाता है। तो इस प्रकार से मेरा छोटा सा वीडियो ये आपको कैसा लगा? थोड़ा सा मैंने इसको अलग माध्यम से, बुक के माध्यम से बताया आपको, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि कोई भी फैक्ट आपके छूटे ना। तो मैं RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करते हुए अगले वीडियो तक विदाई लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।